हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट सेशन को। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए छोटा सा मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं। देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 को कवर किया था, जिसके अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स करे थे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था आपका बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, जिसमें हमने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। और हमने देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। हमने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, ठीक है। और इंडिया में ये हमारा क्या रीज़न है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को ही फॉलो करते हैं और आपकी जो कैपिटलिस्ट और आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो नहीं करने का मेन जो हमने फंडामेंटल रीजंस थे वो सारी चीज़ों को देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था, देखिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेवलपिंग कंट्री एंड द डेवलप्ड कंट्री। ये कैसे कैसे डेवलपिंग कंट्री को डिफरेंशिएट किया जाता है और क्या क्या हमारे बेसिक्स पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री को। अगर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, तो कैसे दोनों में डिफरेंसेस हैं, क्या क्या पैरामीटर के बेस पे हम बोलते हैं कि कोई कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर आएगी और कौन सी कंट्री हमारी डेवलपिंग कंट्री के अंदर आएगी, ठीक है। ये डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था, देखिए, फिर उसके बाद हमने कवर किया था जीडीपी। आपका जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम, जीएनपी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम देखा था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे जितने भी आपके जो इकोनॉमिक्स मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स थे ये हमने पार्ट 1 के अंदर कवर किए थे, ठीक है। तो आज की हम जो वीडियो में कवर करेंगे अपने आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए, हम कोई भी अगर टॉपिक कवर कर रहे हैं हम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस बेसिक फंडामेंटल देखेंगे और उसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन फैक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, मैक्सिमम आपके पास क्या है 60 डेज भी नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आपको मान के चलना है आपके पास 40 to 50 डेज हैं, चाहे वो आप बात करें आरआरबी जेईएन का एग्जाम है, ठीक है, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम है, चाहे आपके एनटीपीसी का एग्जाम है, ठीक है। हालांकि कुछ एग्जाम्स की डेट भी अभी क्लियर नहीं है, बट आपको प्रिपरेशन लेनी है आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 50 डेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, टॉपिक की जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज के सेशन में। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्लानिंग कमीशन, कि प्लानिंग कमीशन क्या था, कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, क्या क्या इसके जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या ये फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, तो ये देखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए, नीति आयोग। जो नीति आयोग है, अभी जो आपकी जो गवर्नमेंट है इन्होंने प्लानिंग कमीशन को जो डिसॉल्व करके जो नीति आयोग बनाया, इसका क्या ज़रूरत पड़ी, क्या क्या इसके वर्किंग आपका जो किस तरीके से लेके काम को चलता है, क्या क्या इसके जो मेन फीचर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जो इसके हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके चेयरपर्सन हैं, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। थर्ड टॉपिक हम कवर करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि क्या क्या फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, कैसे कैसे हमारा कोई भी कंट्री है अगर हमारा जो रिवेन्यू जनरेट करता है, और कैसे एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं किसी भी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। टैक्सेस को देखेंगे। देखिए, जो हमारा आपका फोर्थ टॉपिक रहेगा ये आपका रहेगा टैक्सेस। तो और वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो कौन कौन से टैक्सेस हैं और क्या क्या उनके टाइप्स हैं, ठीक है, और कैसे कैसे वो इम्पोज किए जाते हैं, हमारे कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं, कौन कौन से हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। फोर्थ टॉपिक है हमारा जीएसटी। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काफ़ी चर्चा में रहा है और इस पर क्वेश्चन कई बार इको का हमारा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इको के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन हमारे जीएसटी या फिर आपके वैट से आना ही आना है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी के ऊपर देखेंगे कितने कितने टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या जो बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर देखेंगे, देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट टैक्स क्या होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, और लास्ट में हम टॉपिक कवर करेंगे बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। बैंकिंग के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से हमारे मेजर बैंक्स हैं आपके, ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ हमारे आरबीआई का, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आरबीआई, और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देखेंगे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करती है हमारे करेंसी के फ्लो को, हाँ, हमारे अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसके बाद हमारा मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक रह जाएंगे जो कि आपके इको के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो दोनों वीडियो में आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवर हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए और मुझे एक अच्छा फीडबैक मिल पाए ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के लिए मैं अपने आप को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सेशन और फर्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग कमीशन। देखिए, प्लानिंग कमीशन क्या था। देखिए, आप जैसे आपको जब आज़ादी मिली हमारे देश को, तो आज़ादी मिलने के बाद जो जितनी सारी कंडीशंस थी, जैसे अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल के बारे में बात करें, तो सारी चीज़ें बहुत खस्ता हालत में थी। तो सब चीज़ों को एक सही ढंग से लेने के लिए क्या करा गया, एक कमीशन बनाया गया, ठीक है। कमीशन बनाया गया तो उसको बोला गया प्लानिंग कमीशन, और जिसका नाम था आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है।
तो बहुत ध्यान से और बिल्कुल अच्छे से आपको इसको समझना है। और जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट नोट से क्या रहेगा, आपको कम टाइम में इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया। अब प्लानिंग कमीशन क्या था, उसकी सबसे पहली बात आती है ये कब बनाया गया। ठीक है, इसके मेजर पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे, इसके जो जो हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी स्थापना की हुई, जो इसकी जो मेन फॉर्मेशन हुई वो आपको हुई 15 मार्च, ठीक है, 1950। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। और किसके, देखिए उसके किसके टाइम पे हुई थी, ये हमारे हुई थी ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इसकी चेयरमैनशिप के साथ इसकी स्थापना की गई। और इसका मेन काम क्या था कि भाई चीज़ों को कैसे लेके चला जाए, एक प्रॉपर योजना बनाना कि आने वाले जो कुछ सालों तक, और मैं बताऊंगा कितने सालों के लिए प्लानिंग कमीशन काम करता था, कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है, क्या क्या कितना कितना चीज़ों को हमारे जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कैसे रिवॉल्यूशन लाना है किसी चीज़ पर्टिकुलर उसके फील्ड के अंदर, कैसे हमारे जो पैसा खर्च करना है, तो सारी प्रॉपर एक प्लानिंग करी जानी चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लानी है, ठीक है, कैसे वृद्धि लानी है, हमारी आर्थिक वृद्धि करनी है कंट्री की, तो सारी चीज़ों का प्रॉपर एक योजना बनाना, इसी का काम था हमारे प्लानिंग कमीशन। तो इसको नाम दिया गया योजना आयोग, और इंग्लिश में आप बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका की पॉइंट हुआ इसकी स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950। ठीक है, इसकी आपकी फॉर्मेशन हुआ। इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए ये हमारे क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मीनिंग क्या है, देखिए डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर हम बोलते हैं इसको गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, अब ये गैर संवैधानिक निकाय का मीनिंग क्या है, देखिए जो भी चीज़ हमारी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दी गई है, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आपका बात करते हैं फंडामेंटल राइट हो गया, तो ये क्या है आपकी आपकी ये उसके जो आपके बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके अंदर इसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, बात करते हैं आपका यूपीएससी है। तो ये सब की यह चीज़ें हैं सारी, ये आपकी क्या है, संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये क्या आपकी है, आपको बताना है ऑप्शन में, मैंने कमेंट्स में बताना है आपको, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी संवैधानिक निकाय है या फिर आपकी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, वीडियो के दौरान मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा, जिनका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मीनिंग क्या है कि इसका कोई भी विवरण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, तो गैर संवैधानिक निकाय है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई प्लानिंग कमीशन है या फिर आपके बात करते हैं नीति आयोग है, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, क्या वो संवैधानिक निकाय है या फिर नहीं है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका संविधान में कोई भी इसका जो विवरण है वो की क्या है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखिए आपका चेयरमैन कौन होता है, देखिए चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज प्राइम मिनिस्टर। तो अगर बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप हिंदी में लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपके क्या होते थे, आपके प्लानिंग कमीशन के आपके जो भी हमारे चेयरपर्सन होते थे या चेयरमैन होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये थे। और ये हमारे क्या है, उस टाइम एक बार बनने के बाद, जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद एक बार ये दोबारा भी बने थे। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, 2 टाइम्स रह चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने बार रह चुके हैं, पर अगर आप बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 2 बार रह चुके हैं। और अगर बात करते हैं ये कौन ये होते हैं इसके चेयरमैन, तो ये होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, देखिए प्लानिंग कमीशन को लेके सीईओ कौन थे, देखिए इसके, तो इसके फर्स्ट आपके जो डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, तो वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो वो कौन थे आपके, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे, यानी कि फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ योजना आयोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद योजना आयोग के जो तत्कालिक उपाध्यक्ष कौन थे हमारे, जो आपके कंटेम्प्रेरी डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे इसके, वो थे आपके मोन्टेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, कंटेम्प्रेरी डेप्यूटी चेयरमैन वाज मोन्टेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल
CHSL, SSC, JEE, MPPSC, सब में क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये देखिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, तो ये हमारे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। एक बार पूछा गया था कि लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे, उसका आंसर भी हमारा क्या है, मोंटेक सिंह आलूवालिया है। और अगर बात करते हैं इसके फर्स्ट कौन थे, तो आपके कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो ये आपके थे हमारे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट थे हमारे, अगर बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद देखिए सीईओ कौन थे इसके, देखिए बात करते हैं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये थे आपके सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। सिंधु श्री खुल्लर क्या थे इसके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो आपको देखिए तीन जो नाम जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये तीन मेजर जो नाम हैं इनको आपको याद रखना है। मोंटेक सिंह आलूवालिया क्या थे आपके लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे आपके गुलजारी लाल नंदा, और सीईओ कौन थे इसके, वो थे आपके सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। ये आपके प्लानिंग कमीशन के सीईओ थे, ठीक है। अब देखिए इसके बात करते हैं मेंबर्स के बारे में कि कौन कौन से जो इसके होते हैं मेंबर्स होते हैं, अगर बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। देखिए प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, सबसे पहले होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो इसके क्या है, आपके जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे क्या थे इसके आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो आपके जो चेयरमैन होते हैं आपके प्लानिंग कमीशन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर इसके बाद हमारे कौन आते हैं इसके मेंबर्स, देखिए अब मेंबर्स में कौन लोग आते हैं, ठीक है, मेंबर्स। और इसके मेंबर्स में आते हैं हमारे ऑल सीएम, ठीक है, ऑल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। और प्लस उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ऑफ यूनियन टेरिटरी, और ठीक है। तो ये हमारे क्या थे इसके मेंबर्स थे। और अगर बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, तो अभी हम अगला टॉपिक हम नीति आयोग में डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए तब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली मेंबर्स कौन थे और जब इन मेंबर्स के ऊपर कौन कौन हमारे वैल्यू आपके चीज़ थे, सीईओ थे, ठीक है, और आपके क्या थे, डेप्यूटी चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं। फिर उसके बाद हमारे मेंबर सभी स्टेट्स के आपके चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया 2015 के अंदर, और नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। अभी नीति आयोग क्या है इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ, देखिए हमारे बेसिक जो फंडामेंटल डिटेल है हमारी प्लानिंग कमीशन के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि वर्किंग क्या थी, ठीक है, कि कैसे कैसे जो चीज़ों को लेके चलता था, कैसे कैसे काम करता था, ठीक है। तो वो देखते हैं, देखिए हम कि कैसे इसने काम किया था हमारे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए काम करते कैसे करते थे ये चीज़ें। अब काम करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें कब से स्टार्ट हुई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। तो ये सारी देखने के लिए पहले मैं रब कर देता हूँ थोड़ा ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें रब कर देता हूँ। 1 सेकेंड, थोड़ा सा आपको पेशेंस लेना है। जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है। और आप फीडबैक में मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपको नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा आने वाले जितने भी सेशंस होंगे, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे और आप पता लगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक चल रही है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट आप बेझिझक अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए वर्किंग कैसे थी इसकी, वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन काम कैसे करता था वो देखते हैं। देखिए प्लानिंग कमीशन का मेन जो सबसे पहला फंक्शन था ये था 5 ईयर प्लान को बनाना, ठीक है, 5 ईयर प्लान मेकिंग, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण, ठीक है। 5 ईयर प्लान को बनाना कि अगले आने वाले 5 साल हम चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे, क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, किस फैक्टर में हमें काम करना है, किस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस सेक्टर पे कितना पैसा खर्च होगा। तो ये सारे काम हमारे कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। और इसका मेन क्या मोटो था, देखिए इसका मोटो था कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, ठीक है। मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही थी यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे हमें आर्थिक विकास करना है देश का, ठीक है, ये सारी चीज़ें कही थी। और उसके बाद क्या करता था ये इवैल्यूएशन ऑफ डेटा का इवैल्यूएशन करता था कि भाई क्या क्या चीज़ों को हमें लेके चलना है, किस चीज़ों का डेवलपमेंट हमें ज़्यादा करना है। तो इवैल्यूएशन ऑफ डेटा, इसको आप बोलोगे हिंदी में योजना का मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा इकट्ठा करा है उसका मूल्यांकन करना। एंड थर्ड पॉइंट इज अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है,
इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेरियस पॉलिसीज़, आर्थिक वृद्धि को कैसे प्राप्त करना है वो सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे। इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे बात करते हैं जल संसाधन है, पेट्रोलियम है, कोयला है, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आपके सेमी सिंथेसाइज जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे आप पेट्रोल है उसको सिंथेसाइज करते हो क्रूड ऑयल से आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का क्या करना, प्रॉपर उनको मैनेज करना उनका, ठीक है, इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन ऑफ दी रिसोर्सेज। तो ये सारे क्या थे, हमारे बेसिक फंडामेंटल आपके काम थे जो कि आपके प्लानिंग कमीशन के थे। और प्रिपेयरिंग द बेटर प्लान, ठीक है, प्रिपेयरिंग द बेटर प्लान, ठीक है, बेहतर संसाधन का तैयार करना और बेहतर तरीके से तैयार करना चीज़ों को, ठीक है, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी से रहे। बट इसके कुछ जब ये चलता रहा तो इसका ये देखा गया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा 8% जो ग्रोथ अचीव हुई, ठीक है, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी, काफ़ी सारी इसकी खामियां थी। तो इसके लिए क्या हुआ, जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, इसको डिसॉल्व करके हमारा क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना करी गई 1 जनवरी, ठीक है, 2015। जैसे कि आपको पता होगा कि 2014 से 2019 तक हमारी जो क्या थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर इन्होंने इनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है 2019 से, जो कि अभी प्रेजेंट तक चल रहा है, ठीक है। तो 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके एक नया डिपार्टमेंट या फिर नया आयोग बनाया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग, ठीक है। तो ये इसका भी काम कुछ इस हद तक ही था, बट ये 5 ईयर प्लान बनाता था, तो ये इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस थे। अब वो क्या क्या चेंजेस थे, अब वो क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, अब वो चीज़ देखते हैं। देखिए, सेकेंड टॉपिक है हमारा नीति आयोग। अब नीति आयोग की सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग को सबसे पहले बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगर हिंदी में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन आयोग, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन मीन का मीनिंग क्या है, परिवर्तन आयोग। मतलब कुछ उसी तरीके का नाम रखा गया है, बट थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। और पॉलिसीज भी थोड़ी सी क्या थी, हमारी डिफरेंट थी। तो ये हमारा क्या है, बेसिक आपका क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। अब बात करते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई। देखिए, स्थापना के बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन इसका कब हुआ, जब आपका जो बीजेपी गवर्नमेंट आया 2014 के अंदर, तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा चेंजेस किया प्लानिंग कमीशन को के अंदर, और जो नया नाम दिया इसको बोला है नीति आयोग, जो इसकी स्थापना थी 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापना की गई। और देखिए, बात करते हैं तो इसका जो एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, वो इसका दूसरा नाम है थिंक टैंक, ठीक है। क्या नाम है इसका, देखिए दूसरा नाम है इसका थिंक टैंक। थिंक टैंक दैट मीन्स क्या है, ये हमारी क्या करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा हमारी गवर्नमेंट को, टेक्निकल चीज़ें बताएगा, आपका टेक्निकल एक प्रॉपर स्पेसिफिक चीज़ें देगा, ताकि एक अच्छे वे में ग्रोथ को लेकर चला सके, प्रॉपर डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही गई इस मॉडल के अंदर, ठीक है। वहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे आप प्लानिंग कमीशन के अंदर, बट यहाँ पे हमने क्या बात करी, यहाँ पे देखिए हमने कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करनी है, तो ये सारी चीज़ें देखी गई, ठीक है। तो देखिए, सेकंड आपका क्या है, मेजर पॉइंट आपका जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, देखिए ये हमारा क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सिमिलरली हमारा ये भी एक क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे है, बिकॉज इसको क्या करा गया है, डिसॉल्व जो हमारी प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके ही नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। और इसका कोई भी हमारा क्या है, प्रॉपर जो इसका हमारे इसके रिलेटेड कोई भी बात हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी है, तो हमारी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सेकंड आपका जो की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम्स के अंदर। थर्ड देखते हैं, देखिए चेयरपर्सन कौन होता है या चेयरमैन कौन होता है, या फिर बात करते हैं अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो चेयरमैन कौन होगा, तो सिमिलरली जैसे आपका प्लानिंग कमीशन का था, तो इसका हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री आपके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। और देखिए फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन पूछ लेते हैं कई बार, तो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे इसके नीति आयोग के, वो थे आपके अरविंद, बहुत ही फेमस नाम है अरविंद पनगड़िया, ठीक है।
जो जिन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था, बाद में रिज़ाइंड हैं। अभी अभी करंट में कौन है इसके, करंट में इसके चेयरमैन हैं करंट में आपके राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार जो इसके हैं अभी करंट में नीति आयोग के चेयरमैन हैं, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो आपको इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। राजीव कुमार इसके करंट के चेयरमैन हैं और अरविंद पनगड़िया जो इसके क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन थे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको बताना है कमेंट्स के अंदर, जो हमारे अब जो रिसेंट में जो लोकपाल हैं अभी कौन है हमारे, जो लोकपाल जो चीफ हैं जो आपके, उनका नाम बताइए, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे कौन कौन आपके जो इसके डेप्यूटी चेयरमैन तो हमारे हो गए, देखिए अरविंद पनगड़िया, और करंट में हमारे कौन है, राजीव कुमार जो आपके क्या हैं, आपके करंट के आपके जो चेयरमैन हैं। और आगे देखते हैं, देखिए करंट सीईओ कौन है, आपके बात करते हैं सीईओ। जैसे मैंने प्लानिंग कमीशन के बारे में देखिए बताया था कि प्लानिंग कमीशन के सीईओ कौन है, ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। आपके देखिए आपके डेप्यूटी चेयरमैन पहले कौन थे, गुलजारी नंदा थे, और कंटेम्प्रेरी यानी कि लास्ट कौन थे आपके, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, और सीईओ थे आपके सिंधुश्री खुल्लर। तो वैसे ही आपको बताना है सीईओ ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो अभी कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत जो करंट में इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ठीक है। तो ये आपको देखिए मेजर आपको जो पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपका कि क्या क्या हमारी देखिए इसके बेसिक जो फिक्स्ड जो आपके मेंबर हैं, जो बात करते हैं तो फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है। तो फुल टाइम मेंबर कौन कौन है इसके, तो फुल टाइम मेंबर में बात करता हूँ तो वो हैं आपके देखिए विवेक देव राय, विवेक देव राय। तो कई बार पूछ लेते हैं हु आर द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। और सेकंड है आपके तीन लोग हैं देखिए इसके, वी के सरस्वत, ये हैं आपके फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। एंड थर्ड इज प्रोफेसर रमेश चंद, ठीक है, प्रोफेसर रमेश चंद। तो ये आपके क्या हैं, फुल टाइम मेंबर हैं। बाकी आपके जो बात करते हैं चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ द इंडिया। और बात करते हैं फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे आपके अरविंद पनगड़िया, और करंट में है राजीव कुमार, और करंट सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। तो ठीक है, हमने ये डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे नीति आयोग को लेके, ठीक है। अब और बाद में करते हैं मेंबर्स के बारे में बात, ठीक है। तो मेंबर्स इसके सिमिलरली वैसे ही रहेंगे जितने हमारे इसके थे, प्लानिंग कमीशन के थे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, और प्लस क्या था आपका, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, और सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी, ये भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन आ जाते हैं, इसके मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। अब देखते हैं, देखिए इसका फंक्शन क्या है, बेसिक इसका जो वर्किंग मैथोडोलॉजी क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वर्किंग मैथोडोलॉजी, ठीक है, वर्किंग मैथोडोलॉजी कैसी है, कैसे ये काम करता है, क्या डिफरेंट इसमें लिया गया जो हमारा जो नीति आयोग में और जिसको प्लानिंग कमीशन में जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है 15 ईयर प्लान, ठीक है, प्रिपेयर 15 ईयर प्लान। तो ये क्या करता है, देखिए 15 ईयर प्लान को बनाता है, वो क्या बताता था हमारा 5 ईयर प्लान बनाता था। सेकंड इसका जो मेजर पॉइंट है जो आपको डिस्कस करना है, देखिए 15 वर्षीय टाइम योजना लगाने का मेन इसका मोटो था ताकि किसको टाइम ज़्यादा मिल पाए, ठीक है, और टाइम ज़्यादा मिलेगा डेवलप करने के लिए, और 15 साल का एजेंडा बनाता था, ठीक है, और 15 ईयर का रोड मैप बनाते थे इसके अंदर हम, और 7 ईयर का एक विजन स्ट्रेटजी बनाते थे, एक्शन प्लान बनाते थे हम। तो जिससे क्या करें, 15 ईयर का हमारा क्या रहेगा, देखिए रोड मैप इसमें क्रिएट करता है जो नीति आयोग, और 7 ईयर विजन प्लान, जैसे 2017 से लेके 2024, ठीक है, इन तक का क्या है विजन प्लान अभी हाल ही में इन्होंने दिखाया था कि कैसे कैसे लेके चीज़ों को चला जाएगा, क्या क्या एक्शन प्लान लिए जाएंगे, ठीक है, कौन कौन सी इसके तहत जो योजनाएं हैं वो लॉन्च करी गई, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा नीति आयोग करता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव डेटा, इसका एक काम क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव डेटा को कलेक्शन करना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन। और उसके बाद क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें क्या था, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए ताकि हमारा क्या है जो एडवांसमेंट बहुत एक कदम से कदम मिला के चला जाए, कि क्योंकि आप आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है हर चीज़ के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को लेके चला जाता है इसमें, ठीक है। और जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं देखिए वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टेली कम्युनिकेशन से डील करना है तो टेली कम्युनिकेशन के लिए पॉलिसी हमारा उसी सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा वो बनाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रिपरेशन प्लान, सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रिपरेशन प्लानिंग, ठीक है।
तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रिपरेशन प्लानिंग रहेगी। और उसके बाद देखिए क्या, अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो देखिए मेजर आपका जो टर्म है वो है ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और उसमें क्या था आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी, ना कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी, बिकॉज इन्होंने देखा कि विकास की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। और तो ग्रोथ अल्टीमेटली क्या होगी, बढ़ेगी, बिकॉज ग्रोथ से ही हमारा लिंक्ड अप है ये डेवलपमेंट वर्ड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है, जो मेजर पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने हैं अबाउट द नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फिजिकल पॉलिसी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, राजकोषीय नीति। फिजिकल पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीतियां। अब राजकोषीय नीति होता क्या है, देखिए बेसिकली क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी ये आपका बताता है कि मैनेजमेंट, ठीक है, कि मैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि कोई कंट्री कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है प्लस कितना रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कितना रेवेन्यू क्या है, ये खर्च करना, और ये क्या है, राजस्व। राजस्व मतलब कितना रुपया इकट्ठा हुआ है, कितना हमारा खर्च कर रहा है, इन सब का मैनेज करने के अंदर जो नीतियां बनाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, जो आपको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेके चलते हैं, देखिए वो हम डिस्कस करेंगे। इंडियन फिजिकल सिस्टम को हम बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, देखिए कोई भी कंट्री जब हमारा पैसा इकट्ठा करता है, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, हम देखिए क्या क्या डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी के अंदर। फर्स्ट हम करते हैं देखिए राजस्व, और दूसरा करते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपका हुआ फिजिकल पॉलिसी। अब कोई भी कंट्री जो हमारा क्या करता है, पैसे इकट्ठा करता है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए क्या है आपकी, दूसरी चीज़ है आपका, दूसरी चीज़ आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, राजस्व, और एक्सपेंडिचर का क्या हो जाएगा आपका, व्यय या खर्च, ठीक है। अब रेवेन्यू जनरेट करने के हमारे पास दो ही मेथड होते हैं हमारे जो इंडिया के अंदर, वो क्या क्या है, एक तो है डायरेक्ट टैक्स, एक तो आप जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हो, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, या फिर क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष कर, ठीक। और दूसरा आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की ही हेल्प से हमारा जो गवर्नमेंट के पास क्या जाता है, रेवेन्यू जाता है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड हैं रेवेन्यू हमारे जो कलेक्ट करने के इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, एक्सपेंडिचर जो भी खर्चे होते हैं, एक तो होता है आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो हम पहले से प्लान करते हैं कि इतने खर्चे होंगे हमारे, जो इतने भी हमारे पास रेवेन्यू है उससे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, इन सबको देखिए डिटेल में देखते हैं। देखिए अब डायरेक्ट टैक्स में देखिए क्या क्या आता है, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। और मतलब जो इंसान पैदा हुआ, इंसान अगर जैसे जैसे मतलब अर्निंग करने लगता है तो उसके ऊपर वो टैक्स लग जाएंगे, और वो उससे भाग नहीं सकता, उनको वो देना पड़ेगा, और वो लीगली इम्पोज किया हुआ टैक्स है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट इसको बोलती है कि भाई ये आपको पे करना ही होगा, ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते, इसको ट्रांसफरेबल नहीं है आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म में, देखिए कि डायरेक्ट टैक्स अगर बोले तो इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। देखिए तो आपके पास एक ट्रिक है डायरेक्ट टैक्स को याद करने की, वो ट्रिक है आपकी, देखिए विप्रो, WEPRO, wipro.co.in, ठीक है, ये आपके पास ट्रिक है, और इससे आप याद रख सकते हो। देखिए W से आपको याद आपको हो जाएगा वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स। P से आपका हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपको देने पड़ते हैं, सारे क्या है हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रो से आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, CO से आपका आ जाएगा कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है। और IN से क्या है आपका, सबको पता होगा, दैट इज इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये वो टैक्स हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, ये आपको पे करने ही होंगे। अगर आपको देखो जैसा कि आप देखिए आपके पास कुछ पैसा है, दैट मीन्स उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्लॉट है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास फार्म हाउस है, तो आप सबकी प्रॉपर्टी के टैक्स देते हो आप, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स देखते हो आपकी कोई बिजनेस का टैक्स होता है, ठीक है, प्रॉपर। और इनकम टैक्स जितना भी आपका इनकम का होती है, जैसे 5 लाख है तो टैक्स अलग होगा, 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, तो सबकी स्लैब्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। अब देखते हैं, देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या है।
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, देखिए उसका जो ट्रिक है वो है आपका एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज वी, ठीक है, एक्सक्यूज मी की जगह एक्सक्यूज वी है आपका, देखिए। तो ई एक्स से क्या हो जाएगा आपका एक्सरसाइज ड्यूटी या एक्सरसाइज टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, ठीक है। और सी यू से आपका हो जाएगा कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स, ठीक है। एस ई से क्या है आपका सर्विस टैक्स, जो कि आप देखिए मॉल्स वगैरह में जाते हो वहाँ देते हो। वी से क्या है वैल्यू एडिशन टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स, वैट। और ई से क्या आ जाएगा आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, जो कि आप देते हो आपके मल्टीप्लेक्स के अंदर या फिर जितनी भी मूवीज़ वगैरह देखते हो वहाँ पे आपको टैक्स जुड़ा जाता है, तो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। तो देखिए ये जितना भी हमारा इन सब से क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या जाता है, पूरा पैसा इकट्ठा होता है और ये सारा हमारे किसके अंदर जाता है, राजस्व के अंदर, रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। और ये रिवेन्यू के बाद फिर हम एक्सपेंडिचर देखते हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो हमारे खर्च होंगे। तो पहला तो आता है देखिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है हमारा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स ये बात करते हैं व्यय, कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास प्लान्ड, कि हमारे क्या है पहले से प्लान्ड है, ये खर्चे हमारे होने ही होने हैं, ठीक है। और ये क्या है अनप्लान्ड। एक मैं जनरल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, देखिए आपके पास घर में जो फादर हैं वो क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और 10,000 रुपये आपने सेव करे हुए हैं कि भाई इतने खर्चे होंगे मेरे पास, अगर महीने का मेरा 10,000 खर्च है। बट क्या होता है कई बार कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर कोई भी आप कुछ एक ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपका जो खर्चा है वो 14,000 रुपये हो जाता है मान लो। तो 10,000 आपका क्या था, वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, बट जो 4,000 रुपये और हुए हैं वो क्या है हमारे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी क्या होता है कि एक लिस्ट होती है कि वो देखते हैं कि भाई हमारे पास जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं और कुछ हमारे क्या है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं। तो कौन कौन से प्लान्ड एक्सपेंडिचर में होते हैं और कौन कौन से अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में होते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसीज़ के अंदर क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। देखिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है, जैसे हमारे जो नियोजित जो खर्चे हैं जो पहले ही पता है, जैसे अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद देखते हैं देखिए आपका इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस के वो एक्सपेंडिचर जो कि क्या है, जो कि हर साल या फिर नॉर्मली आपके लगते थे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा होगा, तो बच्चे जितने भी आप देख रहे हैं, आप मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ वर्ड को, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। और इसका प्रॉपर आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है प्रोवाइड PDF की, तो मेरे पास शॉर्ट नोट भी हैं, उनको मैं आपको पर्सनल मेल ID पे मेल भी कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आप बात करते हैं आपकी अनप्लान्ड जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। अनप्लान्ड के अंदर क्या होते हैं, जो कि मतलब एक गैर नियोजित खर्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सब्सिडी, ठीक है। जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, महामारी आती है, तो सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया जाए, या फिर जो अगर बात करते हैं अनाज को फ्री दे दिया जाए लोगों को। जैसे आप बात करते हैं अभी कोरोना टाइम में क्या चल रहा है, जो कि हमारे कुछ जो नॉमिनल चार्जेस हमारी चार्ज करती थी गवर्नमेंट गरीबों को, जो आपका जो मिलता था गेहूं चावल और जो ऑयल वगैरह, तो अब वो चीज़ फ्री दी जा रही है, ठीक है। अल्टीमेटली उसका पैसा तो खर्च हो ही रहा है, बट वो क्या है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब्सिडीज़ में चला जाएगा, या फिर नॉन प्लान्ड हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर है उसमें चला जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, देखिए नेचुरल डिज़ास्टर, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आ जाए, ठीक है, या फिर आपका बाढ़ आ जाए, या फिर बाढ़ के अलावा आपके क्या है अर्थक्वेक आ जाए, या फिर आपका कोई वोल्केनो फट जाए, मतलब कोई भी आपका क्या है आपका लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है। जितने भी आपके जो नेचुरल आपदाएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, तो हमारा क्या होता है, वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। थर्ड देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट, जितना भी हमने जो इंटरेस्ट लिया हुआ है बीच में, अगर कभी कभी कंट्री को लग जाए कि भाई हमें जो लोन लेना है, फॉर एग्जांपल ADB से लोन लिया हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और आपका किससे लिया हुआ है, IMF से लोन है, वर्ल्ड बैंक से लोन है, तो इनका इंटरेस्ट है, ठीक है। प्लस आपका क्या है डिफेंस में अगर कोई भी आपकी इमरजेंसी आती है, वॉर अगर होने की चांस हो जाते हैं, या फिर कोई भी जो बॉर्डर पे क्या है सेंसिटिव हो जाती है जो आपकी सिचुएशन है, तो वहाँ उस टाइम पे जो हमें एक्सपेंडिचर करना हो, वेपन्स लेने हो, तो कोई भी चीज़ें हो, ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, सारी चीज़ें आपकी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगी, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें क्या है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो इनका मैनेजमेंट ही हमारा क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी कहलाता है, राजकोषीय नीति कहलाता है। तो ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हमने डिस्कस किया, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ,
अब टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम, तो इंडिया के अंदर कितने टैक्सेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें देखते हैं। देखिए टैक्स क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है, टैक्स हमारा जो कोई भी हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक कुछ अमाउंट ऑफ जो मनी है आपको पे करना होगा, ठीक है। और उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं और उसमें जो कुछ टाइप्स होते हैं जो कि आपको पे करने होते हैं, और ये क्या है आपका लीगली इम्पोज्ड होता है, ठीक है। इससे आप बच नहीं सकते, इससे आपको ये पे करना ही करना होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, देखिए कि जो आप बोलते हैं रिजिड स्टेटमेंट क्या कहता है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, देखिए टैक्सेस क्या है, देखिए पब्लिक के एक्सपेंडिचर या खर्चों को, ठीक है, पब्लिक के खर्चों को कंप्लीट करने के लिए, पब्लिक के डेवलपमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू की ज़रूरत होती है, तो उसको अर्जित करने का क्या है एक तरीका है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब टैक्स को अर्जित करने के गवर्नमेंट के पास दो मेथड हैं, या तो टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस हैं और आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने अभी डिस्कस किया था हमारे, ठीक है। एक आपका होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक क्या है आपका टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में देखिए मैंने कि जैसे अभी ट्रिक बताया था, डायरेक्ट टैक्स में क्या ट्रिक बताई थी आपको याद है, देखिए क्या है wipro.co.in, जिसके अंदर आता है वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी डायरेक्ट टैक्स की, देखिए डायरेक्ट टैक्स की आपकी ट्रिक हो जाएगी wipro.co.in, ठीक है, wipro.co.in। तो इसके अंदर क्या क्या है, देखिए आपका वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स प्रो से था, डब्ल्यू से क्या है वेल्थ टैक्स हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा। सी आपका देखिए क्या था आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है। और आपका लास्ट आ जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। तो ये सारे टैक्स हमारे किसके अंदर आते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स की जो ट्रिक थी वो क्या थी आपकी, एक्सक्यूज वी, ठीक है। एक्सक्यूज से हमारा कौन सा टैक्स था, देखिए एक्साइज या आबकारी कर, ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो आपका होल्ड करता है इसको, ठीक है। सी से क्या है कस्टम, कस्टम ड्यूटी आपका थर्ड हो जाएगा आपका। एस से आपका सर्विस टैक्स, ठीक है। और एक आपका होता है वैट टैक्स, जिसको आप बोलते हो वैल्यू एडेड टैक्स, इसको डिस्कस करेंगे अभी, वैल्यू एडेड टैक्स। और ई से क्या आपका हो जाएगा, ई से आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारे हमारे जो टाइप्स होते हैं ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये आपके आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जो कि हमारे इनडायरेक्टली हम पर इम्पोज की जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे टैक्सेस हैं। अब देखते हैं, देखिए टैक्सेस का जो दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो हमारे टैक्स सिस्टम होता है, देखिए मेथड्स ऑफ टैक्स सिस्टम। तो इंडिया के अंदर और जो पूरे अगर बात करते हैं पूरे यूनिवर्सल के अंदर दो तरह के टैक्स सिस्टम होते हैं, मेथड्स ऑफ टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट टैक्स सिस्टम एक तो होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, और एक क्या होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इसके अंदर क्या है, जो टैक्स की वैल्यू क्या होगी, जो बढ़ती रहेगी अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है हमारे पास, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। इसमें अंदर क्या है, देखिए प्रोग्रेसिव के अंदर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, द सिस्टम इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। देखिए अगर आपकी 0 से 3 लाख मान लो इनकम है, तो आपको अगर 0% टैक्स है मान लो इनकम टैक्स, ठीक है। और 3 से लेके 5 लाख इनकम है तो मान लो 5% टैक्स है। और 5 से लेके 10 लाख है आपकी इनकम, तो आपका क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो ये वाला जो क्या है इन डेवलपिंग कंट्री के अंदर, ठीक है, जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, लाइक आपका इंडिया, तो इंडिया के अंदर कौन सा टैक्स लग रहा है, प्रोग्रेसिव सिस्टम टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, वो किस तरह का है। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में भी आया हुआ है, यूपीपीएससी में भी आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। और रिग्रेसिव के बारे में बात करते हैं तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अगर आपका 0 से 3 लाख आपकी इनकम है तो आपका क्या है, मान लो 15% टैक्स पे करना पड़ रहा है।
3 से 5 लाख है आपकी तो आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है, और अगर आपकी 5 से 10 लाख इनकम है तो आपको 5% टैक्स। दैट मीन्स क्या है, जो टैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अगर आपकी जो इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये किस में है, आपकी डेवलप्ड कंट्री है। और मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर क्या है, हमारा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, और इंडिया के अंदर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, कि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज क्या है, आपको उतनी ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, और आपको क्या होगा, रिवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपने जो इनकम में से, कि कुछ रिवेन्यू जो गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ को सेट करती है आपके, जो हर साल जो आपका रिवाइज करती है आपकी कितनी लेयर्स हैं हमारी इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स सिस्टम हुआ, ये हमारे बेसिक टाइप ऑफ टैक्सेस हुए, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए जीएसटी एंड वैट। अब जीएसटी क्या है, वैट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब जीएसटी क्या था, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। अब क्या था, देखिए इतने सारे टैक्सेस थे इंडिया के अंदर। देखिए मैंने अभी बताया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना कर दिया, डिसॉल्व करके एक नया टैक्स सिस्टम आया आपका, जिसका नाम रखा जीएसटी टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आने लगे कि भाई जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी किसने इंप्लीमेंट किया, क्या क्या फीचर्स हैं जीएसटी के, ठीक है, कितनी स्लैब्स हैं, और इसकी जो एनुअल जो मीटिंग होती है वो कहाँ होती है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे अराइज हो जाते हैं जीएसटी के ऊपर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बिकॉज क्या हुआ है, ये हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक रिवाइज टैक्स सिस्टम लाया, और जो कि बहुत अच्छे से रिवॉल्यूशन लाया हमारे टैक्स सिस्टम के अंदर, और बहुत ट्रांसपेरेंसी भी कर दी काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो देखते हैं, देखिए जीएसटी है क्या और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। ये तो हुआ इसके फुल फॉर्म के बारे में। आप देखते हैं इसके की पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको बाय आपको किसने किया, अटल जी ने, ठीक है। तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले क्या करा था, इसको इंट्रोड्यूस किया था इन 2000, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस, ये जीएसटी जो बिल है, ठीक है, तो जीएसटी बिल है, जो जीएसटी विधेयक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, 2000 सन में अटल जी ने किया था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसके बाद आपने देखना है कि टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी टिल 2010 बाय रिकमेंडेशन ऑफ पी चिदम्बरम इन 2004, ठीक है। तो और उसके बाद देखते हैं, देखिए इंट्रोड्यूस जीएसटी बिल बाय आपका किसने किया है, इंट्रोड्यूस 2014 के अंदर आपके जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, अभी जो क्या है प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या करा, इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस द जीएसटी बिल बाय मोदी जी इन 2014 के अंदर। और देखिए, और जो इसके बात करते हैं बिल के बारे में, तो ये हमारा कौन सा था, 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। मतलब क्या है, हमारा 100 आपका क्या है, विधेयक था हमारा, जो अमेंडमेंट बिल था, इसको हमारा ये क्या करा गया, इसको हमारा पब्लिश किया गया, हमारा ये पेश किया गया हमारे उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और इसके बाद जब ये हमारे तीनों चीज़ों ने, हमारे जो हमारी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, और इसके हमारे जिसके अंदर हमारी दोनों चीज़ें आती हैं, रोज आपकी लोकसभा और राज्यसभा, और हमारे प्रेसिडेंट, तीनों ने जब ये पास हो गया, तो हमारा क्या है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग है, वो जीएसटी के रिगार्डिंग है, या फिर पूछ लेते हैं कि जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, वो था 101। और अगर बिल के बारे में पूछते हैं तो कौन सा अमेंडमेंट बिल था, वो था आपका था 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखने, 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, और जब बिल पास हो जाता है तो किस में बन जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बन जाता है, ठीक है। तो ये विधेयक होता है और ये बिल होता है, जो आपका पास होने के बाद इसको क्या बोल देते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, संशोधन अधिनियम बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ये की पॉइंट हुए आपके, 122वां अमेंडमेंट बिल है और 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जब इसको क्या कर दिया गया, पास कर लिया गया, ठीक है। और एक इन्होंने क्या दिया, एक स्लोगन दिया, वन कंट्री वन टैक्स, ठीक है। मतलब एक कंट्री है तो एक टैक्स सिस्टम है प्रॉपर, और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। और देखिए इसने कितने जो टैक्स सिस्टम को एलिमिनेट किया, तो याद रखना है आपने, इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे हमारे, ठीक है, एक्सक्यूज वी वाले, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है इसमें आपका, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, आपके क्या थे, एक्सक्यूज वी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, आपका वैल्यू एडिड टैक्स, और आपके एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सबको डिसॉल्व करके क्या बनाया गया, हमारा जीएसटी बनाया गया, ठीक है।
तो इसने किसको डिसॉल्व किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिसॉल्व किया और एक नया टैक्स सिस्टम लाया, और डायरेक्ट टैक्सेस पर कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले बात, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको देखिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किस कंट्री ने किया इसका, तो फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया हमारे किसके अंदर, फ्रांस के अंदर, ठीक है। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया इन 1954, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इंडियन जीएसटी बेस्ड किस पर है, देखिए हमारा ये बेस्ड है आपका कैनेडियन मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंडियन जीएसटी सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, ठीक है। कैनेडियन बेस्ड मॉडल है जो हमारा इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो रिजॉल्व किया, बट डायरेक्ट टैक्सेस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और 2016 के अंदर जीएसटी को क्या करा गया, पास किया गया राज्यसभा के अंदर, और 3 अगस्त 2016 में इसको अप्रूव कर दिया गया भाई लोकसभा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया था 8 सितंबर 2016 को। और बात करते हैं, देखिए इम्प्लीमेंट, मेन सारी जो मैंने बातें जो बताई हैं इनको आपको लिखना नहीं है, मेन आपने लिखने है इम्प्लीमेंट कब हुआ। क्वेश्चन पूछते हैं इम्प्लीमेंट, ये नहीं पूछते कि भाई किस डेट को राज्यसभा ने पास किया है, किस डेट को लोकसभा ने पास किया है, हमसे इम्प्लीमेंट डेट पूछी जाती है। तो इम्प्लीमेंट कब हुआ, देखिए 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये हमारा क्या है, मेजर क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी किस दिन हमारा इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और तो ये हमारे देखिए, और अगर देखिए कोई भी बिल जब पास होता है, जब हमारे प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लोकसभा तीनों में कोई चीज़ पास हो जाती है, तब हमारा वो बिल पास हो जाता है। अगर तीनों में से किसी भी एक ने इसको मना कर दिया तो हमारा क्या हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना होके तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो जाता है वो, ठीक है, ठीक है। वो बिल हो जाएगा आपका, एक संशोधन अधिनियम हो जाएगा, बट हमारा वो क्या है, एक अमेंडमेंट नहीं है कोई भी, ठीक है। वो भी एक तरीके से विधेयक के तौर पे माना जाएगा जब तक वो पास नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट स्टेट हु अप्रूव्ड द जीएसटी, पहला स्टेट कौन सा है जिसने क्या किया गया, जीएसटी को अप्रूव किया, तो वो है आपका असम, ठीक है। और जो लास्ट स्टेट कौन सा है जिसने जीएसटी को अपना अप्रूव किया है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एसएससी में भर भर के पूछे गए हैं। देखिए एमपीपीएससी में भी पूछा था इसको, यूपीएससी भी एक बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को कि पहला स्टेट कौन सा है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, वो है आपका असम। और जो लास्ट स्टेट है हु अप्रूव्ड द जीएसटी, वो था आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर्ड किसने किया था, द जीएसटी ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, जीएसटी ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो उसका नाम क्या है, असीम दास गुप्ता कमेटी, असीम दास गुप्ता कमेटी। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी ड्राफ्ट को किसके द्वारा जो क्या गया था, प्रिपेयर्ड किया गया था, ठीक है। और इम्प्लीमेंट किसके दिया हुआ था, देखिए इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन से हुआ था, तो ये हुआ था विजय एल केलकर कमेटी, विजय एल केलकर कमेटी से इम्प्लीमेंट हुआ उनके रिकमेंडेशन से। और असीम दास गुप्ता कमेटी ने क्या करा गया, इसके ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन्वॉल्व किया गया। तो इसके अंदर देखिए 17 इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इसने इनडायरेक्ट टैक्स को डिसॉल्व किया था, तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिसॉल्व किया। और 23 तरह के हमारे क्या थे, जो सेस थे, ठीक है, सेस इस जीएसटी में क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, जिनको डिसॉल्व किया गया। और बात करते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल किसके अंदर आती है आपकी, ये जीएसटी काउंसिल आपकी आती है 279 आर्टिकल ए के अंदर, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं जो हमारी जो आपकी जो जीएसटी काउंसिल के जो आर्टिकल है वो हमारा किसके अंदर आता है, वो आपका 279 ए के अंदर आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और चेयरमैन के बारे में बात करते हैं, तो चेयरमैन कौन होता है जीएसटी का, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको अभी जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो आपको बताना है कि अभी प्रेजेंटली हमारा 2020 के अंदर आपका इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और वो कौन से नंबर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी में हमारे बात करते हैं, तो जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं आपके, एक तो होती है आपकी स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी बोलते हैं आपके, ठीक है। एक होती है आपकी सेंटर जीएसटी, ठीक है। और थर्ड होती है आपकी इंटीग्रेटेड जीएसटी,
देखिए ये आपको स्टेट गवर्नमेंट आपको इसको आपको चार्ज करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है, देखिए इंटीग्रेटेड जीएसटी में आता है आपका जो आपका क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और जब हमारा कोई भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाता है, फॉर एग्जांपल आपका राजस्थान से आपका जा रहा है गुजरात, ठीक है, गुजरात से हरियाणा, तो इस पर जब आपका जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रैवल करेगा तो इस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो क्या है इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और बाद में ये क्या करती है स्टेट्स को इक्वली डिवाइड भी किया जाता है बाद में इसका जो शेयर है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी है। और स्लैब्स के बारे में देखिए बात करते हैं तो इसके अंदर 4 स्लैब रखी जाती हैं, एक है 5%, 12%, और थर्ड आपकी स्लैब है 18%, और आपकी फोर्थ स्लैब है 28%, ठीक है। तो 5% और 12% वाले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स के अंदर आते हैं, और 18% से आपके 28% ये आपके किस में आते हैं लग्जरी गुड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लग्जरी गुड्स हो गए, ये आपके नॉर्मल गुड्स हो गए। तो ये हमारा क्या है बेसिक जो फंडामेंटल जो मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जीएसटी के बारे में। और अब देखते हैं, देखिए जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर देखिए सीएनजी, एलपीजी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है और वाइन है, जो कि लिक्वर चीज जो आपके जो जितने भी लिकर हैं, तो इनको क्या है इनको इससे जीएसटी से क्या करा गया है एग्जेम्प्टेड रखा गया है, इनको छूट दे रखी है, मतलब इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, इन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। अभी इसका रीज़न क्या क्या है वो हम जीएसटी वाली डिटेल वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल और जितने भी लिकर हैं ये हमारे क्या है इंक्लूड नहीं है हमारे जीएसटी के अंदर। और एक जीएसटी नंबर होता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को आपको लेना पड़ता है और सबको जीएसटी पे करना होता है, बिकॉज इसके लिए क्या है ऑफेंसिव एक रूल भी बनाया गया जो कि अगर आपको पे नहीं करोगे आप तो उसके लिए क्या है एक प्रॉपर जेल और उसके जो प्रॉपर जो उसका जो पेनल्टी है उसका भी एक प्रावधान रखा गया है हमारे एक्ट के अंदर, ठीक है। जीएसटी का जो एक्ट है जो बात करते हैं जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है 15 डिजिट का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है जस्ट छोटा सा अपना जीके के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी के बाद, देखिए अब देखते हैं इसमें वैट। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, वैट क्या है, देखिए अब वैट और जीएसटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए जीएसटी तो था हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स को डिसॉल्व करके बनाया गया। तो वैट क्या था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स था। कई बार इसको पूछ लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स है क्या। देखिए जब हमारा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से निकलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या है कि आपने कोई फॉर एग्जाम्पल आपने क्या है बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है, बिस्किट का पैकेट लेना है तो बिस्किट का पैकेट पहले निकला है मैन्युफैक्चरर से, इसके बाद ये गया है होलसेलर पे, होलसेलर के बाद ये इसके बाद गया है आपके, ठीक है, आपके शॉप के ऊपर, और उसके बाद आपने क्या करा है इसको परचेज किया है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, इसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैन्युफैक्चर ने जब इसको बनाया, जब इसको पैकिंग करी, पैकिंग में खर्चा लगाया, पैकिंग के बाद कुछ टैक्स हमारा क्या हुआ, इस पर टैक्स बढ़ेगा, इस पर जो प्राइस बढ़ेगा हमारा, ठीक है। जब आप वेयर हाउस में जाएंगे तो वेयर हाउस वाला कुछ एडिशन करेगा, अपना पैसा कमाएगा, कुछ महंगा करेगा इस प्रोडक्ट को, और यहाँ पर क्या होगा और ज़्यादा महंगा होगा, टैक्स बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जाके आपको क्या है इसकी कॉस्ट, मान लो यहाँ 10 रुपीज़ है तो आपको मान लो ये 14 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको जो 4 रुपये लगा हुआ है दैट मीन्स क्या है हर स्टेज पर इसकी वैल्यू एडिशन हो रही है, ठीक है। वैल्यू एडिशन में चाहे वो इसकी पैकेजिंग हो, चाहे वो इसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट हो, चाहे उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो, सारी चीज़ें क्या हुई हैं ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो आपका क्या है टैक्स एडेड टू द गुड्स, ठीक है, किसी भी गुड्स पर या टैक्स ऐड हुआ है ड्यू टू द वैल्यू एडिशन, ठीक है, ड्यू टू द वैल्यू एडिशन इज कॉल्ड वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। तो आपका क्या है ये वैल्यू एडिड टैक्स कहलाता है जो कि इसकी वैल्यू एडिशन की वजह से हुआ है, ठीक है। और इसको हम चेन टैक्स भी बोलते हैं, बिकॉज क्या है एक नंबर ऑफ चेन से हमारा पास होकर आता है तो इसको चेन टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हर पॉइंट पर हमारा क्या है टैक्स बढ़ रहा है यहाँ पे, चाहे मैन्युफैक्चरर से पैकेजिंग है, होलसेल है, रिटेलर है, चाहे आपके जब तक आपके कंज्यूमर के हाथ में आता है, ठीक है। तो ये है आपका वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट टैक्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं, देखिए वीडियो का, वो है हमारा बैंकिंग, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए आरबीआई क्या है, देखिए आरबीआई को आप जानते हैं, आरबीआई है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारी। और देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है हमारी, जो हमारी क्या है सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करती है, चाहे वो आपकी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं ये हमारी कौन करती है, आपकी जो आरबीआई आपको क्या करती है, होल्ड करती है। अब इसके अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चला जाता है, क्या क्या चीज़ें हमारी आपके रिलेटेड होती हैं इसमें, वो सब चीज़ों को देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या है हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, मतलब केंद्रीय बैंक है हमारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
और बात करते हैं देखिए इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1935। ये आपका क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आपकी 1935 के अंदर, ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे आपके? सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कौन थे आपके? ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। ये आपको पूछा होगा, कई बार पूछ लेते हैं। और अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में जो आपके हैं वो आपके क्या हैं? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हमारे प्रेजेंट के हैं गवर्नर हैं आपके ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देखिए अब इसके बात करते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपके मुंबई के अंदर, ठीक है। और आपके देखिए अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए फंक्शंस हमारे इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक जो नीतियां हैं वो हमारी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है। और आपका दूसरा आपका फंक्शन है आपका क्या है? इशूइंग द करेंसी, जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, चाहे वो आपके सारी चीज़ें सिक्के हों चाहे वो नोट्स हों, तो वो क्या करता है हमारा? आरबीआई इशू करता है, इशू द करेंसी, करेंसी को इशू करना, ठीक है। आपका थर्ड फंक्शन क्या है? देखिए थर्ड फंक्शन ऑफ आरबीआई इज मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी विदेशी जो आपकी मुद्रा आ रही है उसको क्या करना? मैनेज करना, कि देश में कितनी मुद्रा आ रही है कितनी जा रही है, ठीक है। रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जितने भी छोटे बैंक हैं आपके जो प्राइवेट बैंक हैं सबको रेगुलेट करता है ये, ठीक है। और बैंकर्स ऑफ बैंक, कई बार इसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक मतलब क्या है? सभी बैंकों का पिता है एक तरीके से हमारा क्या होता है? आरबीआई। और क्या करता है? रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम, तो ये सारे काम करता है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की किस में होती है? दो तरह के गोल होते हैं उसके, एक तो आपकी क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अब ये कैसे होते हैं ये चीज़ देखते हैं। देखिए रिजर्व बैंक के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए, और क्या क्या रिजर्व बैंक हमारा क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए कंट्रोल क्या क्या करेगा और क्या क्या अफेक्ट करेगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कंट्रोल में आपका क्या आता है? बैंक रेट, बैंक रेट को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, ठीक है। और आपका क्या है? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और थर्ड वन इज रिवर्स रेपो रेट कंट्रोल करने के बाद थर्ड क्या करता है? देखिए थर्ड क्या करता है आपका? कैश रिजर्व रेशो, कितना कैश हमें रखना है? कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। और आपका क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, वैधानिक तरलता, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, ठीक है। ये हमारी चीज़ क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? देखिए इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। अब ये सारी टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। रिसेशन है जिसको मंदी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद डीवैल्यूएशन है, अवमूल्यन है, ठीक है। और डीमोनेटाइजेशन है, डीमोनेटाइजेशन जो कि हाल ही में हुआ था, आपके पुराने जो करेंसी नोट्स थे हमारे जो 1000 रुपीज़ के और आपके 500 रुपीज़ के बंद कर दिए गए थे। इसके बाद नया 500 का नोट और नए 2000 के नोट लाए गए थे, ठीक है। इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। अब ये सारे जो जितने भी बैंकिंग टर्म्स हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, आपका जो रिसेशन है और डीवैल्यूएशन और डिमोनेटाइजेशन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती हैं। देखिए अब ये हमारा क्या है? हमारा इकोनॉमिक्स का हमने जो मेजर पोर्शन है वो कवर कर लिया। जैसे बात करते हैं जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ और टाइप्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री वर्सेस डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, टैक्स सिस्टम है, जीएसटी है, ठीक है, वैट है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो इकोनॉमिक्स को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में कवर कर लेते हैं। और हमने क्या है 80% जो अपना सिलेबस है इकोनॉमिक्स का कवर कर लिया है। बस जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम देखिए क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम कवर करेंगे देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है, रिसेशन के बारे में देखेंगे, और मेन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से बैंक्स हैं इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और फिर आपके बाद देखेंगे कौन कौन से बैंक्स हैं, इनके आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी आपकी बात करते हैं देखिए
बजट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। और आपका ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है। बस ये हमारी क्या है 1 आवर के सेशन के बाद हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। मैक्सिमम देखिए हमारा टारगेट है 3 आवर के अंदर आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे आप एक दिन के अंदर 3 आवर में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लो और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। और देखिए जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 में हमने कंप्लीट रिवीजन की थी आपकी इकोनॉमिक्स की, और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ठीक है आप डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 को देखिए और पार्ट 2 को यहाँ से हमारे इस जो सेशन से एंजॉय करिए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप मेरी पर्सनल मेल आईडी भी मैंने नीचे दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जितने भी स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई की हो, ठीक है, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, चाहे आपकी वाइजैग स्टील हो, चाहे आपका एनएलसी का एग्ज़ाम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम के अंदर देखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स का प्रॉपर वेटेज है। तो आपको इन वीडियोस को देखना है, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है मुझे आप डायरेक्ट मेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी डिटेल में बना दूंगा। मान लो आपको कोई जीएसटी का प्रॉब्लम है तो 20 मिनट्स का मैं एक प्रॉपर वीडियो दे दूंगा, ताकि आप उसमें अच्छे से आप महारत हासिल कर पाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और कोई भी डाउट है आप मुझे बेझिझक मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।